हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि कल के सेशन में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का जो वन लाइनर क्वेश्चन था वो सभी पॉइंट हम लोग देख चुके थे। आज के सेशन में हम लोग जो देखेंगे ये मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका जितना वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन बनेगा सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन तो इस चैनल के माध्यम से चल ही रहा है। साथ में हम लोग वन लाइनर के तौर पर उस बुक से जितना क्वेश्चन हो सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि आगे में बहुत ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसको टारगेट में रखते हुए वो तो लैंग्वेज के माध्यम से तो हम लोग खान सर के पॉकेट जी के बुक को रिविजन कर ही रहे हैं, और साथ साथ ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो वो लोग जो है इस सेशन को देख सकते हैं और बाकी सभी लोग इस सेशन को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो जो क्वेश्चन कराया जाएगा सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो चलिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है जो जरा हम लोग इस पर जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत के जो इतिहास देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम लोग सल्तनत काल देखेंगे, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है 5वें नंबर पर 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में देखेंगे, उसके बाद सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे, उसके बाद मुगल काल के बारे में देखेंगे, मराठा राज्य के बारे में देखेंगे, और उसके बाद मिसलिनियस मध्यकालीन भारत से जो जो बनेगा उन सभी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो वन लाइनर आप लोग को दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रहा है, ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं इस सेशन को तो आप लोग क्या करिए, कल के सेशन है जो आप लोग को प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, चलिए आ गया फाइनली। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये उत्तर भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बतलाते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के सामने है। क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा। तो आप लोग कहिएगा ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से सतर्क होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ढिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी, तो कौन किसने किया था, तो तोमरों ने किया था। तो जो है ढिल्ली का या इसी को वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था, तो तोमरों ने किया था। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये अरबी जो लोग थे ये सबसे पहले आक्रमण किए थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवदराई ने लिखा था। तो उसके बाद अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो आप लोग कहिएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो चंद्रवरदाई ने लिखा था। इसको हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिए जहाँ तक हमें ज्ञात है, तो फिर से एक बार मिला लीजिएगा। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर का नींव किसके द्वारा डाला गया था, तो यायाति केसरी के द्वारा डाला गया था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कर दिया था। तो आप लोगों से पूछा गया है कि उस समय जब आक्रमण हुआ था उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो आप लोग कहिएगा भीमदेव प्रथम थे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, तो आप लोग कहिएगा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किस नाटक के कुछ अंश और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो आप लोग कहिएगा ये हरिकेल नाटक का। तो हरिकेल नाटक का कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर जो है अंकित है।
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था तो राणा रतन सिंह था। तो राणा रतन सिंह आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसके संस्थापक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग कहिएगा गोपाल। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा मुंगेर थी, या इसी को उस समय मुदुरगिरी के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग क्या कहिएगा? दंतिवर्धन था। इस मंदिर परिसर में एक भारी जो है भरकंप नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो आप लोग कहिएगा कंदरिया महादेव मंदिर में। तो कंदरिया महादेव मंदिर में जो नंदी भगवान होते हैं उनका एक विशाल मंदिर है। अगला पॉइंट है, किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो आप लोग कहिएगा लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो आप लोग कहिएगा नागर शैली से ये जो है निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ जो है उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। अजय पाल संस्थापक थे? तो अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो वो था भीम द्वितीय। इस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो आप लोग कहिएगा धंग देव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो आप लोग कहिएगा तैक्रू टक संवत हो जाएगा। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेषद चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि कौन थे? तो आप लोग कहिएगा जयचंद थे। चलिए हम लोग इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन को जो है क्या करते हैं निपटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? ये जो है भुवनेश्वर में अवस्थित है। इस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो आप लोग क्या कहिएगा? धर्मपाल को। तो धर्मपाल को कहा गया था। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं जांच लूँ क्लास जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर सभी जो है क्लियर बुझा रहा है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो आप लोग कहिएगा पाल को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये क्या हो जाएंगे? सामवंत सेन। इस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलग गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो आप लोग बताइएगा अलमसूदी ने। अलमसूदी आप लोग नाम याद रखिएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप लोग क्या कहिएगा? ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड या मान्यखेत थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा जो है ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं। ताम्रपत्र लेख जो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। पुंड्रवर्धन मुक्ति अवस्थित थी कहाँ पर? तो उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जोजाक जो भुक्ति है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड नाम था। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया जो कनौज राजा भोज का नाम था। महानतम प्रतिहार राजा कौन थे? तो महिर भोज थे।
महान सांस्कृतिक कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो आप लोग कहिएगा महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमार पाल की सभा को। तो पहला चैप्टर जो है यहाँ पर स्टार्ट खत्म होता है और दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। तो अभी जो है हम लोग उत्तर भारत का इतिहास देख रहे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे? दक्षिण भारत का इतिहास। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो आप लोग कहिएगा पुलकेशिन फर्स्ट को था। तो पुलकेशिन प्रथम का यहाँ नाम याद रखिएगा। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो आप लोग कहिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान कितने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? तो आप लोग क्या बताइएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, किस चालुक्य शासक ने चेर या चोल व पांड्य को हराकर जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो आप लोग कहिएगा विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो आप लोग कहिएगा तंजौर। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये किसने निर्माण करवाया था? तो चालुक्यों ने निर्माण करवाया था। पल्लवों के एक कासमीय रथ मिलने का स्थान है? तो आप लोग बताइएगा महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो आप लोग क्या बताइएगा? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो आप लोग कहिएगा पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राज प्रथम था। इस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर किसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है ये? तो ये चंदवरम में है, चंदवरम में है, ये आप लोग नाम याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो आप लोग कहिएगा तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? तो आप लोग कहिएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो आप लोग बताइएगा अमोघवर्ष ने किया था। तो अमोघवर्ष ने किया था। इस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट के जो है आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश का काल। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो आप लोग बताइएगा विक्रमादित्य फोर्थ, विक्रमादित्य चतुर्थ आप लोग याद रख, विक्रमादित्य सिक्स आप लोग याद रखिएगा। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो आप लोग बताइएगा महिपाल प्रथम था।
वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो आप लोग बताइएगा कुलोतुंग प्रथम। तो कुलोतुंग प्रथम चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयलाल था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो आप लोग बताइएगा विजयालय हो जाएगा। महाभारत का वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो आप लोग क्या बताइएगा पेरुंदेवनार ने किया था। नाम भी थोड़ा अटपटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। पल्लव की राजभाषा थी तो संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के जो है कहलाते थे, तो आप लोग कहिएगा कुलंजू कहलाते थे। तो सोने के सिक्कों को चोल काल के समय क्या कहा जाता था? तो कुलंजू कहा जाता था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। होयसोल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये हॉलीवुड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो आप लोग कहिएगा वेंगी के चालुक्य के द्वारा, वेंगी के चालुक्य के जो है साथ में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। लिखा गया है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः चतुर्भुज है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिणी भारत का तक्षकोलम का युद्ध हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलीकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू और बौद्ध एवं जैनों से, हिंदू बौद्ध और जैनों धर्मों से संबंधित है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता से थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का जो राज्य था ये किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई प्रतिमा कौन सी थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग प्रसिद्ध था, तो चोल युग जो है ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? आप लोग बताइएगा कृष्ण तृतीया ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या बताइएगा वीर नरसिंह थे। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया? तो बाबरनामा में बताया गया था। आप लोग बताइएगा बाबरनामा के जो लेखक जो है ये कौन है? बाबरनामा का जो राइटर है उनका नाम आप लोग को बताना है। किस बादशाह को दक्कन का जो है नीरो कहते हैं? तो आप लोग बताइएगा हुमायूं को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन को इसको जांच लेते हैं। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो ये जो है हुमायूं और शाह यानी हो सकता है शेर शाह का जिक्र यहाँ पर हो रहा हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी हुई थी? तो ग्रामीण से जुड़ी हुई थी। चांद बीवी किसकी पुत्री थी? तो आप लोग बताइएगा हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो आप लोग क्या बताइएगा अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग क्या बताइएगा फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? तो सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। दूसरा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है, तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे
सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल का टाइम पीरियड आप लोगों से पूछेगा तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष चला था कि सल्तनत काल हम लोग सल्तनत काल से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सभी क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अपने से थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद जो है मैं आप लोग को निरंतर आगे क्लास को जारी रखूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। यानी किस ये उद्देश्य से जो महमूद गजनवी है किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था, तो आप लोग बताइएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए और धन प्राप्त करने के लिए जो है ये इसका मेन उद्देश्य यही था, भारत पर आक्रमण करने का। तो मध्य एशिया पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना और दूसरा जो है धन प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य यही था आक्रमण करने का। अगला पॉइंट है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरौनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, तो किताब उल हिंद का रचना की। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, किताब उल हिंद किसका लेखक है, तो आप लोग क्या बताइएगा अलबरौनी का ये बुक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से बतलाया हूँ आप लोग को। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो आप लोग बताइएगा फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग सिकंदर लोदी का नाम याद रखिएगा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाल खेलते समय हुई थी, यानी पोलो जो खेल है वो खेलते समय हुई थी। पोलो जो है घोड़ा पर से जो है हॉकी लेकर खेला जाता है, जो डंडा रहता है उससे खेला जाता है, नीचे जो है गेंदा रहता है और घोड़ा पर एक खिलाड़ी जो है सवार रहता है और नीचे गेंदा को आगे की तरफ स्क्रॉल करता है। तो उस खेल के दौरान जो है किसका मृत्यु हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था चौगाल खेलते समय। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन कर है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किस जो है खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, तो आप लोग बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, जो है राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर का ही हत्या कर दिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो आप लोग क्या बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तो आप लोग कहिएगा जाट के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी किस वंश का था, तो यामिनी वंश का था। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया, तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, तो आप लोग बताइएगा लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया, तो आप लोग बताइएगा इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, तो आप लोग बताइएगा इल्तुतमिश ने ही चलाया था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था, तो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ये खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया, तो आप लोग बताइएगा इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और कुतुब मीनार का जो है नींव किसने रखा था, ये आप लोग को बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया, तो कल्लर ने स्थापित किया।
वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों की तरह से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो आप लोग बतलाइएगा। बहलोल लोदी का ये संदर्भ है, ये वाक्य है। अलबरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आप लोग बताइएगा मोहम्मद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 ईस्वी में सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे। इनाम भूमि को किससे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को के रहने वाला था, मोरक्को से भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग बतलाइएगा, इसका आंसर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो एक ही महिला शासक है जो रजिया सुल्तान है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो मोहम्मद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार है। कौन सा शासक या दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार टोटल जो है सफल आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। इसका अंतिम आक्रमण आप लोग जल्दी से बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़कर आए हैं कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो आप लोग बताइएगा मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और जो है आनंद पाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में जो है आना स्वीकार किया? तो वो था खिज्र खां सैयद ने। कौन जो है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो आप लोग बताइएगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वरीनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो आप लोग बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये जो है वाक्य बोला था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो कहिएगा सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने ही दिया था।
किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही उपाय किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? तो नासिरी का लेखक कौन है? तो आपको क्या बताइएगा? मिनहाज ये हम लोग आगे की तरफ मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे आएगा। क्योंकि मुझे पढ़ रहे हैं सभी क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है आप लोग को एग्जाम में भाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जो सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो है दरबार में रहे, तो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो आप लोग बताइएगा इब्न बतूता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा इस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो आप लोग कहिएगा अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग कहिएगा मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलक नामा के रचनाकार कौन है? तो आप लोग कहिएगा अमीर खुसरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुगलकनामा जो बुक है इसका रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम जो है अगता प्रदान किया? तो आप लोग क्या बताइएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? कहिएगा चांदी तथा तांबे के ये मुख्यतः बने होते थे। अमीर कोहू अमीर कोहू या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आप कहिएगा खड़ी बोली। तैमूर लंग ने इसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो आप लोग कहिएगा तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद गजनवी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो आप लोग बताइएगा।
कौन थे? तो राज कानून थे। इस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो आप लोग कहिएगा तुगलक का। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये अजमेर में तो स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका नाम इस प्रकार से क्यों पड़ा, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं इसको 2.5 दिन में ही तैयार किया गया था। ये जो मस्जिद है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये मस्जिद है, तो इसको कितने दिन में? तो 2.5 दिन में तैयार कर लिया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो आप लोग कहिएगा चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आप लोग कहिएगा इल्तुतमिश के शासन काल में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की, तोत-ए-हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ था? तो आप लोग कहिएगा गयासुद्दीन तुगलक का। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोधी ने। इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो आप लोग कहिएगा तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही लिखी? तो आप लोग कहिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया जो कर लगाया था? आप लोग कहिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग बताइएगा वो कौन सा शासक था जो ब्राह्मणों पर से जजिया कर को हटा दिया था? यहाँ पर तो लगाने का बात किया जा रहा है जो फिरोज शाह तुगलक लगाए थे, बट किसने हटा दिया था ब्राह्मणों पर से? तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया? तो आप लोग बताइएगा पुत्री रजिया का। नासरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद कौन था? तो आप लोग कहिएगा मिनहाजुद्दीन मिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो जो है बहाउद्दीन था। अलाउद्दीन के शासन काल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? तो देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो यह था मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने स्थापित किया था। वर्णी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? यानी कपड़ा खोलकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन खुसरोशाह था। नसरुद्दीन खुसरोशाह था। आप लोग ये नाम याद रखिएगा। ये हिंदू से मुस्लिम शासक बना था, परिवर्तन, ये धर्म जो है परिवर्तन कर लिया था। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है नासरुद्दीन खुसरोशाह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो पैगंबर का सेनापति का उपाधि। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता था?
देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से जाना जाता था। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक कहलाती थी। इबलाक कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो तजकीर शब्द प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्माण क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली था। तो आई होप कि जो जो हम लोग तीसरा चैप्टर से देखे हैं वो सभी पॉइंट आप लोग को जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। दो चार क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट समझ जो है याद हो गया होगा, और बहुत ऐसा क्वेश्चन था जो आप लोग को पहले से याद था। तो चलिए हम लोग आगे के जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो 4 नंबर पर देखिएगा, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को कंटिन्यू क्लास कराऊंगा। चलिए पहला पॉइंट देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग कहिएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलमर्ग था। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या था? गुलमर्ग था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग कहिएगा हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो आप लोग कहिएगा कृष्णदेव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहिएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए आयगोपुरम का निर्माण कौन था? तो आप लोग बतलाइएगा निर्माता कौन था? तो आप लोग क्या बतलाइएगा? कृष्णदेव राय। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की? उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राय राजा थे किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग कहिएगा हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। इस संगमवंशी शासक को पौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर था। हरिहर द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। अठवर्ण का क्या मतलब है? तो अठवर्ण का भू राजस्व विभाग से मतलब है इसका। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो आप लोग कहिएगा मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, ये जो है हरिहर एवं बुक्का का।
चार मीनार स्थित है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, तो आप लोग कहिएगा बेल्लारी जिले में। अगला पॉइंट आता है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, तो आप लोग कहिएगा कुली कुतुब शाह के जो है साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो आप लोग कहिएगा 8 तेलुगु कवि थे। सर्की सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था, तो आप लोग कहिएगा जौनपुर को। कल्हड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया, तो आप लोग कहिएगा जौन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था इसको। तो आप लोग एक यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग एक यहाँ से जो है क्वेश्चन याद रखिएगा, जो राज तरंगिणी बुक है ये किसका बुक है, तो आप लोग कहिएगा कल्हड़ का बुक है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आप लोग के एग्जाम में। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे, तो आप लोग कहिएगा विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो आप लोग कहिएगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है, तो आप लोग कहिएगा जैनुल आबिदीन था। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालयद या काव्य की रचना किस भाषा में की, तो तमिल में। कृष्णदेवराय का राज्य कवि कौन था, तो आप लोग कहिएगा पदेना था, तो पदेना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है, तो कृष्णदेवराय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, तो कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो मोहम्मद गामा ने पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा मोहम्मद गामा को कहा जाता है। जब राजा वोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, वेंकट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में अवस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगदू गुरु कहलाकर पुकारती थी, तो आप लोग कहिएगा इब्राहिम आदिल शाह को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, तो आप लोग कहिएगा हजार राम स्वामी मंदिर का। तो हजार राम स्वामी मंदिर के जो है दीवार पर अलंकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया, तो आप लोग कहिएगा नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद लिखा गया है, इसको क्या हम पढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की स्थापना किसने की, तो आप लोग बताइएगा अहमद शाह ने किया था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके जो है 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था, तो सहगमन महाप्रणाय कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था, मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी, न्यायंकर था। हरिहर किसका पुरुष था, तो आप लोग कहिएगा संगम का। हुक्का किसका भाई था, तो आप लोग क्या कहिएगा हरिहर का भाई था। हुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की, तो आप लोग क्या बताइएगा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। पांडुरंग साहित्य की रचना किसने की, तो नेपाली रामकृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्त मालयद पुस्तक किसने लिखी, तो देवराय ने लिखी।
भक्ति आंदोलन का भी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो आप लोग क्या बताइएगा, रामानुज आचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग क्या कहिएगा, मगहर बनारस में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक किया गया, तो भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था आलवार नार और संतों के द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था, तो वैष्णव कहा जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। विजय की रचयिता कौन है, तो आप लोग क्या कहिएगा, कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो एक जो है राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो आप लोग क्या कहिएगा, गोंडीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य ने किया था। और किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया, तो आप लोग कहिएगा चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने यह आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तो आप लोग कहिएगा शंकरादेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था, तो मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो राजकुमार जो है भोजराज। राजकुमार भोजराज का पति का नाम था। अगला पॉइंट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः सामान्य था, तो मुख्य समान क्या था, तो संसार दुख संसार जो है दुखपूर्ण है, संसार जो है दुखपूर्ण है, दोनों का दर्शन यही था। ब्रह्मा साहित्य और जगत मिथ्या है, तो ये क्या है, यह किसकी युक्ति है, तो आप लोग क्या कहिएगा, ये जो शंकराचार्य की युक्ति है। इसने भक्ति के क्षेत्र में दूसरों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन सा था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में विद्वान ने बिताया, तब कहिएगा निम्बार्क आचार्य ने। भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे, तो जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो आप लोग कहिएगा रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो गुरु रामदास ने शुरुआत किया था। अगला पॉइंट है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो तलवंडी ननकाना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो नदिया या नवद्वीप में हुआ था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी, तो आप लोग कहिएगा निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे, तो आप लोग कहिएगा कबीर और नानक। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया, तो तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है, किसने कहा, तो नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया, तो आप लोग कहिएगा एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे।
रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर जोर दिया। अब उसके बाद आता है सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन खत्म हो गया। भक्ति आंदोलन से जितने क्वेश्चन बन सकता था आपको एग्जाम के लिए उतना मैं करा दिया हूँ। अभी यहाँ पर स्टार्ट होगा जो है सूफी आंदोलन। चलिए हम लोग सूफी आंदोलन को भी निपटा लेते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो आप लोग कहिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख जो है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लाम रहस्यवादी आंदोलनों को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी से ये साफ साफ मना कर दिए थे मिलने के लिए। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो आप लोग कहिएगा नक्शबंदी। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो आप लोग क्या बताइएगा सिर ए अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती को। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादिर को अपनाया। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो आप लोग क्या बताइएगा शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। इस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? तो आप लोग कहिएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक को। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। मिराज उल आशिकी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेसूद राज बंदानवाज था। ये आप लोग को नाम याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को हम लोग याद करते हैं। अगला पॉइंट है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती था। चिराग ए देहलवी किसे कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। शेख नासिरुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खान काहे कहलाते थे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महमूद इलाही के नाम से पुकारते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर के प्रति प्रेम में के जो है अंतर्मग्न होना इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक का नाम। यहाँ पर संप्रदाय का नाम लिखा गया है, इधर संपादक का नाम लिखा गया है। फिर दौसी जो है शेख बदरुद्दीन का जो है संस्थापक हो जाएंगे। सतारी जो है ये शाह अब्दुल सतारी हो जाएंगे। कादिरी जो संप्रदाय इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे। नक्शवेदी ख्वाजा बाकी मिल्लाह। महादवी जो हो जाएगा ये सैयद मोहम्मद महदवी हो जाएगा।
रोशनिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी निजामुद्दीन कलंदर। मदारी जो हो जाएगा ये शाह मदारा। किस प्रसिद्ध, चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो आपको कहेगा निजामुद्दीन औलिया ने। तो निजामुद्दीन औलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अब स्टार्ट होता है मुगल काल। तो मुगल काल जो है इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। तो 1857 ईस्वी तक, यानी जब तक जो है 1857 क्रांति नहीं होता है तब तक जो है ये मुगल काल चलता है। 1526 से 1857 ईस्वी तक चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कल के सेशन में याद करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज के सेशन ऑलरेडी जो है बहुत लंबा होने जा रहा है। तो अभी हम लोग आगे क्लास देखेंगे तो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है क्या करें हम, तो इससे अच्छा है हम लोग कल के सेशन में इसको निपटाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ, यदि आप लोग कहिएगा तो इसको अभी भी हम लोग निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 घंटा समय लगेगा मुश्किल से। आप लोग बताइए, जैसे कहिएगा वैसे मैं करूँगा, क्योंकि देखिए एक क्लास एक सिलेबस को हम लोग ख़त्म करेंगे तो देखने में भी और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। हमको भी इसे एक ही सेशन को 2 बार कराना जो है बुरा लगता है। आप लोग भी सोचिएगा कि एक ही जो है क्लास में ये ख़त्म हो सकता था, 2 सेशन क्यों लगाए हैं। तो आप लोग बताइए, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग अपना डिसीजन बतलाइए। तो चलिए, बहुत लोगों का कमेंट में जवाब आ रहा है कि सर रहने दीजिए, नींद लग रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। कल के सेशन में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन रह गया है उसको हम लोग निपटाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे एक जो है सेशन लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो जो है आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का सेशन कैसा रहा, एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग को बतलाना है। चलिए अब मिलते हैं कल के सेशन में। सभी लोग जो है पीछे के सेशन देखें तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बनाते हैं, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। उस प्ले लिस्ट में 2 ही क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा, एगो कल वाला क्लास और एगो जो अभी ख़त्म होगा ये क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोनों क्लास को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, तब तीसरा सेशन में आप लोग जुड़िएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।